नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेश कुदरे आज फिर से आपके सामने हूँ और एक महत्वपूर्ण डिजीज़ के बारे में जानकारी लेके। और ये डिजीज़ का नाम है अस्थमा या दमा। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे अस्थमा यानी क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसे कैसे पहचाना जाए और उसके बारे में पूरी जानकारी। तो फ्रेंड्स, अस्थमा यानी आयुर्वेद के हिसाब से इसको तमक श्वास कहा जाता है, जो वात और पित्त के विकृत होने की वजह से होता है। और इसमें जो अपने सांस की नलियां हैं वो सिकुड़ जाती है, छोटी हो जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में तकलीफ होती है और जैसे फेफड़े में भारीपन महसूस होता है और सांस लेते समय सीटी जैसा आवाज आता है। तो ये अस्थमा जो है क्यों होता है और इसके लक्षण क्या है और इसके प्रकार क्या है, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले अस्थमा के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ अस्थमा। तो उसमें सबसे पहले है पेरिएनल अस्थमा, यानी वो हमेशा जिनको इस बीमारी से शिकायत होती है उसको पेरिनियल अस्थमा कहते हैं। इसके अलावा सीजनल अस्थमा, सीजनल यानी ठराविक मौसम में, यानी जैसे ठंडी का मौसम आया तो उस मौसम में होने वाला या बारिश के मौसम में होने वाला सीजनल अस्थमा भी हो सकता है। इसके अलावा एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा यानी किसी धूल की वजह से या किसी स्मेल की वजह से अगर वो पेशेंट को एलर्जी है तो उसके कांटेक्ट में आने की वजह से उसी वक्त के लिए उनको दमा की शिकायत चालू होती है। यह है एलर्जिक। उसके बाद नॉन एलर्जिक अस्थमा, जब कोई बहुत अधिक तनाव में हो या बहुत ज़्यादा सर्दियाँ खांसी जुकाम हो तभी ये नॉन एलर्जिक अस्थमा भी हो सकता है। इसके बाद है ऑक्यूपेशनल अस्थमा। ऑक्यूपेशनल अस्थमा ये कारखानों में काम करने वाले लोगों में पाया जाता है, जो कि कारखाना में जो काम करते हैं उनको वहाँ की धूल या उनका जो स्मेल आता है, केमिकल्स होते हैं, इसकी वजह से ये अस्थमा होता है। उसे हम ऑक्यूपेशनल अस्थमा कहते हैं। इसमें बहुत सारे केमिकल्स भी जो पाए जाते हैं जिसकी वजह से ये अस्थमा होता है। तो ये हो गए अस्थमा के प्रकार। और अब हम आगे देखेंगे उसके लक्षण क्या है, यानी सिम्टम्स क्या है। तो अस्थमा के पेशेंट को बार बार खांसी आती है और ये खांसी अधिकतर दौरे के साथ आती है, यानी कंटिन्यूसली खांसना होता है। इसके अलावा सांस लेते समय सीटी का, यानी जब सांस लेते हैं तो अंदर से जैसे हम सीटी मारते हैं वो सीटी का आवाज भी इसमें आता है। नेक्स्ट, इसमें छाती में जकड़ाहट या भारीपन महसूस होता है और सांस फूलती है। और इसके अलावा खांसी के समय खांसी करने के लिए कठिनाई होती है। और इसके अलावा गले का अवरुद्ध तथा शुष्क होना होता है, यानी जैसे गले में कुछ अटका हुआ है ऐसा महसूस होता है, गला में शुष्कपना बढ़ जाता है, बेचैनी होती है पेशेंट को। और इसके साथ पेशेंट की जो नाड़ी है यानी पल्स वो बढ़ जाती है। तो ये सारे लक्षण अस्थमा के पेशेंट में पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये अस्थमा तो है, लेकिन उसके रोकने के लिए क्या उपाय है, इसके बारे में आज हम थोड़ी सी जानकारी यहाँ पे लेंगे। तो सबसे पहले अगर हम घरेलू उपचार में देखा जाए तो कुछ सामान्य बातें हैं जिसका आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा। उसमें सबसे पहले है दमा के पेशेंट जो मरीज है उनको बारिश और सर्दी और धूल भरी जगह से बचना चाहिए।
बारिश के मौसम में नमी के बढ़ने से संक्रमण बढ़ने की संभावना ज़्यादा होती है। इसके अलावा ज़्यादा ठंडे और ज़्यादा नमी वाले वातावरण में नहीं रहना चाहिए, इससे अस्थमा के लक्षण बढ़ जाते हैं। और फ्रेंड्स, आप जब भी घर से बाहर निकले तो आपको मास्क पहनना बहुत ही ज़रूरी है। मास्क पहनने से जो भी हवा में जो अलग जहरीले चीज़ रहते हैं या खराब वायु रहती है जिससे आपको एलर्जी हो, उससे आप बच सकते हैं और अस्थमा आपको ना हो। नेक्स्ट, सर्दी के मौसम में धुंध में जाने से बचें। सर्दी के मौसम में जब भी धुंध रहती है तो उसमें भी जाने से आपको बचना चाहिए। उसकी वजह से आप आपके अस्थमा को रोक सकते हैं। इसके अलावा ताज़ा पेंट, यानी जो पेंटिंग आपके घर में या जहाँ पे आप कर रहे हैं वहाँ पे पेंटिंग या कलर का काम हो रहा है, ऐसी जगह जहाँ पे कीटनाशक का स्प्रे हो रहा है, जैसे पेड़ पौधे पे हम स्प्रे करते हैं, कहीं पे अगरबत्ती है, मच्छर भगाने की धूप है, धुआं है या खुशबूदार धुआं है, तो ये सारे धुएं से भी आपको बचना है। इसके अलावा जो व्यक्ति धूम्रपान यानी स्मोकिंग करता है, तो स्मोकिंग करने वाले जो भी लोग हैं आपके आजू बाजू में, वहाँ से आपको दूरी बनाए रखना है और आपको ध्यान देना है कि आप खुद या पैसिव स्मोकिंग आप ना करें। इसके अलावा जीवन शैली और आहार में बदलाव लाने में इस दमा के प्रभाव को आप कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे अस्थमा को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमने जानकारी ली। अब हम देखेंगे अस्थमा में आहार में क्या खाना चाहिए या क्या अवॉइड करना चाहिए, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो जो अस्थमा के पेशेंट हैं उनको गेहूं, पुराना चावल, मूंग, कुल्थी, जौ, पटोल का सेवन करना चाहिए। अस्थमा के मरीजों को आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां का सेवन करना चाहिए। पालक और गाजर का रस अस्थमा के लिए काफ़ी फायदेमंद है, तो सबको पालक और गाजर का जो रस है वो आपको लेना चाहिए, वो काफ़ी फायदेमंद है। इसके अलावा आहार में लहसुन, अदरक, हल्दी, काली मिर्च को जरूर शामिल करना चाहिए। वह अस्थमा के लड़ने में काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि पीने में आपको हमेशा गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे अस्थमा के मरीज को काफ़ी मदद मिलती है। इसके अलावा सबसे बेस्ट है हनी यानी शहद। शहद अगर आप आपके आहार में यूज़ करते हैं तो अस्थमा के मरीज के लिए इससे अच्छी घरेलू उपचार कोई नहीं है। तो हर एक मरीज ने शहद का इस्तेमाल करना ही चाहिए। सेवन नहीं करना चाहिए, इसके बारे में हम देखेंगे। इसमें मछली, गरिष्ठ भोजन, तले हुए जो भी चीज़ है, ऐसे हमें अवॉइड करने चाहिए। इसके अलावा अधिक मीठा, ठंडा, दही, पानी, इसका सेवन भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अस्थमा के जो भी रोगी हैं उनको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, इन चीज़ वाली जो भी चीज़ें हैं, ऐसे चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए या ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा आजकल हम देखते हैं बहुत सारे लोग कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ही ज़्यादा लेते हैं या ठंडा पानी और ठंडी प्रकृति वाले आहारों का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खाने में जो एग्स है, अंडे, मछली और मांस, ये सारी चीज़ें जो है ये अस्थमा में हानिकारक है। तो फ्रेंड्स,
ऐसी चीज़ों को भी आपको अवॉइड करना जरूरी बनता है। फ्रेंड्स, तो ये सारी चीज़ें आप हमेशा ध्यान में रखिए कि आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए अगर आप अस्थमा के मरीज हो। और अब हम देखेंगे कि घरेलू उपचार करते समय आपकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, जिसकी वजह से अगर आप अस्थमा के मरीज हैं तो आप तंदुरुस्त रहे। तो इसमें सबसे पहले मैं बताऊंगा, ऐसे जो मरीज है उन्होंने प्रिजर्वेटिव युक्त एवं कोल्ड ड्रिंक आदि का बिल्कुल सेवन करना नहीं चाहिए। इससे सांस लेने में तकलीफ होती है और इसमें इलाज में आपके बाधा होती है। इसके अलावा नियमित रूप से प्राणायाम एवं सूर्य नमस्कार आपको करने चाहिए, जिससे अस्थमा में काफ़ी राहत मिलती है। इसके अलावा ठंडे तथा नमी युक्त वातावरण में आपको रहना नहीं है। और आपको, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अत्यधिक एक्सरसाइज यानी ज़्यादा शारीरिक व्यायाम आपको करना नहीं है, जिसकी वजह से आपके जो अस्थमा है उसमें दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा जो योगासन करते हैं, योगासन करने से सांस की बीमारी का इलाज करने में काफ़ी मदद मिलती है। तो सबसे मैं दरख्वास्त करूँगा कि आप हमेशा योगासन, प्राणायाम ये जरूर करना चाहिए। और जो हमने अभी पथ्य बताए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसको भी आपको फॉलो करना जरूरी है। इसके अलावा अब हम देखेंगे अस्थमा का आयुर्वेद से कैसे उपचार किया जाता है। तो जैसे मैंने पहले ही बताया, आयुर्वेदिक मतानुसार अस्थमा को तमक श्वास कहा जाता है और ये दूषित कफ से उत्पन्न होने वाला एक विकार है। और ये कफ के आमाशय द्वारा फेफड़ों तथा सांस की नली में आने से यह रोग होता है। और कफ जब आमाशय में आता है तो उसे चिकित्सा द्वारा हम उसे बाहर निकाल सकते हैं। और इस अस्थमा को जड़ से निकालने के लिए या इसका इलाज करने के लिए अगर आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लेते हैं तो उसमें बहुत सारी आयुर्वेदिक औषधियाँ हैं जिसका सेवन करने से आपको काफ़ी फायदा हो सकता है। उसमें सबसे मैं पहले बताऊंगा कि वासावलेह, कंटकारी अवलेह, सीतोफलादि चूर्ण, कनकासव, अगत्य हरितिके अवलह, च्यवनप्राश, और ये सारी दवा और इसके साथ पुष्कर मूल जो एंटीहिस्टामिक और एंटीबैक्टीरिया का काम करता है, और मुलेठी जो खांसी को ठीक करती है। तो ये सारी जो दवा है ये आयुर्वेद के हिसाब से अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श करते हुए अगर ये दवा आप लेते हैं तो आपको ये जो अस्थमा है इसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखा जा सकता है। या अगर आप रेगुलर फॉलोअप सारी चीज़ें फॉलो करते तो आप इस बीमारी से 100% छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आपको बताया कि अस्थमा क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसको कैसे पहचाना जाए, अस्थमा के मरीजों ने खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, रहन सहन में कौन सी चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में, और जाते जाते आयुर्वेदिक कुछ दवा के बारे में हमने बताया जिसका सेवन करने से आप इस बीमारी से छुटकारा पा सकते हो। तो होप फ्रेंड्स कि आज जो मैंने जानकारी दी हो आपके लिए फ़ायदेमंद हो।